हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम सिर पर है और थोड़ी टेंशन हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपके लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट यानी पीसीए एक्ट 1960 का एक ऐसा मास्टर क्लास लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस रोड मैप में हम देखेंगे एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, कुछ बहुत ही जरूरी डेफिनेशंस, सीपीसीएसई और आईएईसी का डिफरेंस, रूल्स, पेनल्टीज और आखिर में एक रैपिड फायर क्विज, एकदम स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एक्ट के उद्देश्य। आखिर ये कानून लाया क्यों गया। एग्जाम के प्रेशर में बच्चे अक्सर पॉइंट्स भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये PAREC यानी पारेख फॉर्मूला बनाया है। इसे रट लीजिए। P से जानवरों की पीड़ा रोकना, A से एनिमल कल्याण यानी वेलफेयर, R से एक्सपेरिमेंट्स को रेगुलेट करना, E से प्रॉपर केयर एंश्योर करना और C से निगरानी के लिए कमेटी बनाना। बस ये एक शब्द पारेख याद रखिए और लॉन्ग आंसर में आपके पूरे नंबर पक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मुख्य परिभाषाएं। यहाँ एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। जैसे कि बंदी जानवर यानी कैप्टिव एनिमल और पालतू जानवर यानी डोमेस्टिक एनिमल के बीच का फर्क। सुनिए, कैप्टिव वो है जो इंसानों के कंट्रोल या कैद में है, जैसे चिड़ियाघर का बाघ। लेकिन डोमेस्टिक वो है जो इंसानों के साथ रहने का आदी हो गया है, जैसे घर का कुत्ता या खेत की गाय। ये एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और हाँ, पीसीए एक्ट में जानवर की लीगल डेफिनेशन क्या है? एकदम सिंपल, इंसान को छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी। बस एग्जाम में अपनी तरफ से कोई लंबी चौड़ी कहानी मत लिखना, बस यही एक लाइन लिखिए और फुल मार्क्स ले जाइए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो कि पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीपीसीएसई बनाम आईएएसी। पूरा ध्यान यहां रखिएगा। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सीपीसीएसई को आप अपने यूनिवर्सिटी का कुलपति या वाइस चांसलर मान लीजिए। ये नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और मेन रूल्स बनाते हैं। और आईएईसी वो आपके कॉलेज का सख्त क्लास मॉनिटर है। इसका काम है रोजाना की निगरानी करना और लोकल लेवल पर रिसर्च को अप्रूवल देना। समझ गए ना? चलिए एक रैपिड फायर विजन करते हैं इनकी कमेटी का। सीपीसीएसईए में कौन कौन बैठता है? एक वेटरनरी डॉक्टर, मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट्स, एक एनिमल वेलफेयर का प्रतिनिधि और एक गवर्नमेंट नॉमिनी। ये पांचों नाम आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। और आपके क्लास मॉनिटर यानी आईएईसी में कौन होता है? यहाँ भी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। लेकिन कैच क्या है? इसमें एक प्रभारी वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट इंचार्ज होता है। और सबसे जरूरी, एक सीपीसीएसईए का नॉमिनी भी होता है, जो ये चेक करने आता है कि क्या वाइस चांसलर के नियमों का पालन हो रहा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, नियम और स्वीकृतियां। स्टेप बाय स्टेप आंसर्स आपको हमेशा बेस्ट ग्रेड्स दिलाते हैं। कोई भी संस्था रातों रात एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं कर सकती। इसका एक प्रॉपर फ्लो चार्ट है। स्टेप 1, सीपीसीएसईए से नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराइए। स्टेप 2, अपनी लोकल आईएसी कमेटी बनाइए। स्टेप 3, उनके सामने अपना एक्सपेरिमेंट प्लान रखिए। और फाइनल स्टेप 4, जब आईएसी अप्रूवल दे दे तभी रिसर्च शुरू कीजिए। सिंपल। अब ये हाउसिंग चेकलिस्ट देखिए। आप कहीं से भी जानवर उठाकर नहीं ला सकते, उन्हें सिर्फ ऑथराइज पंजीकृत प्रजनकों से ही लेना होगा। लैब के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन, एकदम साफ सफाई और पर्याप्त खाना पानी होना मैंडेटरी है। इलीगल तरीके से अनऑथराइज स्टॉक रखना सीधा सीधा क्राइम है। और एग्जामिनर्स को रिकॉर्ड्स वाले सवाल बहुत पसंद हैं। जब इंस्पेक्शन होता है तो आपको दिखाना होगा कि आपके पास कितने जानवर हैं, उनकी प्रजाति क्या है, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, कितनी मौतें हुई और कितनों का प्रजनन या ट्रांसफर हुआ। ये सारे रिकॉर्ड्स हर वक्त मेंटेन रहने चाहिए। चलिए अब सेक्शन 5 की बात करते हैं, नैतिकता और दंड। एथिक्स के बिना फार्मेसी रिसर्च एकदम अधूरी है। इसे एक ह्यूमन सर्जरी से रिलेट करके देखिए। क्या कोई डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के आपका दर्दनाक ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ठीक वैसे ही अगर किसी एक्सपेरिमेंट में जानवर को दर्द होने वाला है तो उसे बेहोशी की दवा यानी एनेस्थीसिया देना लीगली और एथिकली अनिवार्य है। नो एक्सक्यूज। और अगर एक्सपेरिमेंट में जानवर को ऐसा सीवियर और असाध्य दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो सकता, तो कानून कहता है कि उसे बिना किसी दर्द के इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया दे देना चाहिए। कम से कम जानवरों का इस्तेमाल होना चाहिए और बिना इजाजत के दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स को बार बार दोहराना सख्त मना है। अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता है तो क्या होगा? अगर आप जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं रखते या अनधिकृत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो सिर्फ चालान नहीं कटेगा, आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल की हवा खानी पड़ सकती है और सारे जानवर तुरंत जब्त हो सकते हैं।
और अगर मामला हद से ज्यादा बिगड़ जाए तो CPCSEA के पास सबसे बड़ा हथियार है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना। अगर आपकी लैब में सुविधाएं खराब हैं या क्रूरता पाई जाती है तो वो आपकी फैसिलिटी का पूरा रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड या रद्द कर देंगे। फिर आप कभी कोई रिसर्च नहीं कर पाएंगे। गेम ओवर। और अब सेक्शन 6 रैपिड फायर क्विज। देखते हैं आपको कितना याद है। टॉप एग्जाम क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बीच जानवरों का ट्रांसफर करना हो तो इसे कौन अप्रूव करेगा? थोड़ा सोचिए। हमने अभी डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है CPCSEA। ये पावर नेशनल कमेटी के ही पास है। क्वेश्चन नंबर 2, बिना एनेस्थीसिया के दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स दोहराने की क्या पेनाल्टी है? याद है ना, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। इसके लिए जुर्माना, जेल की सजा और जानवरों की जब्ती, ये सब एक साथ हो सकता है। और आखिरी सवाल, वो कौन सी कमेटी है जो लोकल क्लास मॉनिटर की तरह डेली एथिकल स्टैंडर्ड्स चेक करती है? कम ऑन, ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल सही, IAEC। तो इसी के साथ हमारा ये मास्टर क्लास पूरा हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप PCA एक्ट में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए एकदम रेडी हैं। अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन जाने से पहले एज अ फ्यूचर फार्मासिस्ट जरा इस बात पर सोचिएगा, क्या सिर्फ कड़े कानून बनाने से जानवरों के साथ न्याय हो सकता है, या असली बदलाव तब आएगा जब हमारे अंदर की इंसानियत जागेगी? इस पर जरूर सोचना। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, मचा के आना।